Good evening, everyone. Okay. तो आज आपका सेशन है ऑन सोशल जस्टिस और सीपीएफ एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं, कुछ एक प्रीवियस ईयर ट्रेंड आपको एनालाइज करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप सीएपीएफ पेपर 2 में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं। तो काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है मार्केट में कि कुछ एक टॉपिक दैट इज स्पेसिफिकली फॉर सिविल सर्विस एग्जाम। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके सीएपीएफ एग्जाम में भी आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे विमेन एम्पावरमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट आल्सो कम्स अंडर सोशल जस्टिस आल्सो। विमेन के इशू जितने भी है वो सोशल जस्टिस में आ जाएंगे आपके। दूसरा, हेल्थ, जो हेल्थ सेक्टर है, एक्सेस टू एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ फैसिलिटीज, वो भी आपका सोशल जस्टिस के अंदर आता है। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इन योर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद नेक्सस बिटवीन हेल्थ प्रैक्टिशनर्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स वी हैव सीन के जो आपकी वायबल ड्रग्स थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स थी, वो कितने हाई प्राइसेस में मार्केट में बिक रही थी। तो दैट शोज द कंप्लीट नेक्सस बिटवीन हेल्थ प्रैक्टिशनर्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज। उसके बाद देखेंगे आपका रिजर्वेशन जो है, दैट इज रिजर्वेशन आपका सीएपीएफ एग्जाम में एक बार नहीं 2 बार अभी तक पूछा जा चुका है। सो ए कास्टलेस सोसाइटी बिकम डिस्टेंट थ्रू इशू रेज बाय द रिजर्वेशन पॉलिसी। तो रिजर्वेशन पॉलिसीज के क्या इम्पैक्ट है, क्या हमें आज रिजर्वेशन के रिगार्डिंग हमारे क्या व्यूज होने चाहिए, क्या अभी भी रिजर्वेशन की जरूरत है सोसाइटी में, अगर पहले रिजर्वेशन नहीं था बाद में क्यों लगाया, क्या उसकी जरूरत थी, ये सभी आपको क्वेश्चन है ना, ये आपको आंसर करने पड़ेंगे। तो दूसरा है, जैसे हेल्थ से दोबारा क्वेश्चन आया, जैसे एंश्योरिंग गुड हाइजीन विल गिव द नेशन बेटर पे ऑफ देन फूड सब्सिडीज। तो ये आपका, इसमें आप क्लीननेस ड्राइव जो हमारी स्वच्छ भारत अभियान, ये सभी चीजें इसमें आप कोट कर सकते हैं। उसका चाइल्ड लेबर पे क्वेश्चन आया है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के अंदर आपके डिजेबल्ड हो गए, आपके विमेन होगी, आपके ओल्ड एज पीपल हो गए, आपके एलजीबीटी कम्युनिटी होगी, ट्रांसजेंडर, ये सभी आपके सोशल जस्टिस के अंडर ही आते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स मस्ट टेक प्रायोरिटी ओवर सोशल डेवलपमेंट। ये आपको आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट से पूछा है। क्या ये राइट अप्रोच होगी कि हमें सिर्फ डेवलपमेंट और क्रिएशन ऑफ जॉब्स पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, कि ब्लाइंड जो आपको बोलते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिर्फ इन चीजों पे फोकस करें और दूसरे एस्पेक्ट को हम नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो होलिस्टिक सोशल डेवलपमेंट की जरूरत है, जिसमें सभी लोग हैं, जिसमें हम हमारा एक मोटो भी है प्रेजेंट गवर्नमेंट का कि सबका साथ सबका विकास, और उसके अंदर सबका साथ मतलब है कौन कौन इसमें, जैसे मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनकी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये देखिए, ये बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी के, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ को इस बार इन्होंने क्या पूछा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से लिंक कर दिया। अब इंक्लूसिव ग्रोथ के और सारे ग्रोथ मॉडल भी हैं, जैसे आप देखेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल, आप गुजरात मॉडल या फिर केरला मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ का और फाइनेंशियल इंक्लूजन से इस बार ये लिंक करा है। इसके बाद देखेंगे, जैसे इंडिया नीड टू फोकस ऑन इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन इंस्टेड ऑफ मियरली इंक्रीजिंग इट्स ग्रोस एनरोलमेंट रेट। ठीक है, तो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में जैसे हम सिर्फ एनरोलमेंट रेट ना बढ़ा के अब हमें क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर हम जा रहे हैं। ठीक है, पहले हम वी वर फोकसिंग ऑन राइट टू एजुकेशन एक्ट। पहले तो राइट टू एजुकेशन एक्ट एक फंडामेंटल राइट भी नहीं था, लेकिन आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड आल्सो अवर पार्लियामेंट, तो उन्होंने उस पर्टिकुलर एक्ट को, उस राइट को एक फंडामेंटल राइट बनाया। ठीक है, ये भी आपका सोशल जस्टिस। और रिजर्वेशन सप्रेस सिविल डायनेमिज्म, दैट इज आल्सो दैट पर्टिकुलर टॉपिक वाज आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जाम। और ये एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज अ ह्यूमन राइट, इस बार ये डायरेक्टली पूछ लिया आपका, दैट इज द लास्ट टॉपिक। और ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे और मेनली जो आपके सभी डाउट्स और जो सेशन को होस्ट कर रहे हैं, दैट इज मिस्टर हिमांशु शेखर, हु इज एन असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी। तो इनको काफी इस बारे में नॉलेज है, बिकॉज ही हैड एक्सपीरियंस और वेरी रिच एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग मैनी यूपीएससी मेंस, और अभी ये सर्विस में भी हैं, और ही हैड पॉलिटिकल साइंस एज ऑप्शनल। तो मुझे नहीं लगता इनसे बेटर आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई पढ़ा सकता है। सो हिमांशु सर। हेलो। यस, हाय अमन। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। कितने लोग हैं?
Okay, let's start our session today. आज क्या क्या करना है वैसे? टुडे आवर एजेंडा वुड बी द रिजर्वेशन, हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, विमेन को हम डिस्कस कर लेंगे, और इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और उसके बाद पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है सर वो भी डिस्कस करेंगे हम इसमें। ओके ओके, नो इश्यूज, स्टार्ट करते हैं, रिजर्वेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप मैंने आपको होस्ट बना दिया, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। ओके, you cannot start screen sharing while other participant is sharing. ओके, आई हैव स्टोर्ड माय स्क्रीन नाउ सर, कैन यू ट्राई अगेन? Okay. Yes. Can you see my screen? Yes, yes. Okay. चलो स्टार्ट करते हैं रिजर्वेशन से। रिजर्वेशन का टॉपिक जस्ट ठीक है, रिजर्वेशन से स्टार्ट करते हैं। ये सेशन जो होगा थोड़ा सा इंटरैक्टिव होगा, which means it will not be one way delivering of content. कुछ फीडबैक आपकी तरफ से भी होगा और कुछ हमारी तरफ से भी होगा। इट विल बी अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फैक्ट्स, ठीक है? तो एंड वी विल नॉट बी लिमिटेड बाय द, जो भी हमारे पास यह मटेरियल है उससे लिमिट नहीं होंगे, एंड वी कैन डिस्कस अदर थिंग्स आल्सो, एनी क्वेश्चन और या कुछ टॉपिक हो तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और फाइनली यहाँ पे जो टॉपिक, यहाँ पे जो कंटेंट है, मटेरियल है मेरे पास, दैट विल आल्सो बी शेयर्ड बाय अमन टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑफ रिजर्वेशन। तो सबसे पहले व्हाट इज रिजर्वेशन, क्या है, कोई डिफाइन कर सकता है लेमन टर्म्स में? Sir, means to uplift the marginalized section of our society, we use reservation. Yes, that is the purpose of reservation, to uplift the marginalized section of society. Reservation simply means to reserve certain number of seats, position for certain section of society, ठीक है? तो रिजर्व करते हैं मतलब वो सीट्स उसी को जाएगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट, अफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, ये रिजर्वेशन वही है। एंड व्हाई इट इज, व्हाट इट इज यूज्ड फॉर, टू इंश्योर सोशल जस्टिस। रिजर्वेशन सोशल जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टर्म आता है जस्टिस। व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस एक ब्रॉड टर्म है जिसे बहुत सारे स्कॉलर ने अलग अलग दिया था। एक जो मेन अभी जो कंटेम्परेरी जो हम लोग यूज करते हैं, जॉन रॉल्स का, वो सेड दैट जस्टिस इज फेयरनेस, ठीक है? तो इसमें 3 टर्म आते हैं, वैसे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल। इसमें एक आता है जो डिफरेंस प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है? विच मीन्स कि लिबर्टी और इक्वलिटी तो हम देंगे, लेकिन उसके डिफरेंशिएट करेंगे, विच मीन्स कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको हम थोड़ा बेटर प्रोटेक्शन देंगे रादर देन दो सेक्शन जो कि नॉट मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है? और मोदी जी भी ने कहा था कि इट इज द पुअर हु नीड द गवर्नमेंट। जो गरीब लोग हैं, मार्जिनलाइज लोग हैं, उनको सरकार की जरूरत है। अमीर लोग अपना काम बिना सरकार के ही चला सकते हैं, उनको तो सरकार चाहिए भी नहीं, ठीक है? तो रिजर्वेशन एक सोशल जस्टिस का एक टूल है, और दैट इज यूज्ड फॉर इंश्योरिंग सोशल जस्टिस, ब्रिंगिंग, अपलिफ्टिंग द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। तो अलग अलग बेसिस पे रिजर्वेशन हो सकता है। क्या क्या बेसिस हो सकता है रिजर्वेशन का, कोई बताइए? सर कास्ट के बेसिस पे हो सकता है सर, जेंडर के बेसिस पे सर, रिलीजन के बेसिस पर हो सकता है, इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे। बिल्कुल। और कुछ सर कोई पर्टिकुलर फिजिकल शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए। सर लैंग्वेज भी हो सकता है। बिल्कुल, लैंग्वेज भी हो सकता है, रीजन भी हो सकता है, रिलीजन भी हो सकता है, कोई भी सोशल डेमोग्राफिक, कोई भी डेमोग्राफिक फैक्टर या इकोनॉमिक फैक्टर जो है कैन बिकम अ बेसिस फॉर रिजर्वेशन, जिससे कि मार्जिनलाइजेशन होता है, ठीक है? तो विमेन को या ट्रांसजेंडर को, इन लोगों को भी रिजर्वेशन मिल सकता है, फिजिकली डिसेबल्ड है, मिल सकता है, ये सब।
तो यहाँ पे शॉर्ट में हम डील कर देते हैं कि हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। बेसिकली हिस्ट्री रिजर्वेशन जो है, इसके लिए कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का जो फर्स्ट प्रोपोनेंट था आपको ज्योतिबा फूले था। ज्योतिबा फूले हुआ करते थे, और ज्योतिबा फूले के बारे में बता दें, ही वाज द पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म दलित। ठीक है, दलित का लिटरल मीनिंग ही होता है डिप्रेस्ड। ठीक है, वन हु हैज बीन सप्रेस्ड, तो वही दलित है। एक्सप्लॉइटेड एंड सप्रेस्ड सेक्शन, उसको दलित बोलते हैं। तो उसी ने सबसे पहले दिया था ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। और आपको पूना पैक्ट याद होगा तो 1932 में जब हुआ था, गांधी जी ने कि अम्बेडकर ने किया था, गांधी जी के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था, उस पैक्ट में पहली बार रिजर्वेशन को ये इम्प्लीमेंट किया गया था या फॉर्मलाइज किया गया था। तो उसमें कहा गया था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली की लेजिस्लेटिव सीट्स है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबली में, वो सीट्स शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए दलित ये रिजर्व्ड होंगे। तो वहां से पहला हम लोग का फॉर्मली इंट्रोड्यूस हुआ था पॉलिटिकल सिस्टम में रिजर्वेशन। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके साथ में ही कुछ चीजें रिजर्वेशन आपको ऐड हो गई, जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, इस सब चीज में। फिर उसके बाद जो है सॉरी पब्लिक फिर उसके बाद आपको आ जाता है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। ये SC ST के लिए कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन आपको उस टाइम में हुआ था दो चीज के लिए, एक पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, तो फिर अब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन आगे बढ़ते 1991 के आसपास में, जब ओबीसी मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया और उसके बेसिस पे फिर ओबीसी रिजर्वेशन आया। ठीक है, ये ओबीसी का रिजर्वेशन 27% मिला। और उसके बाद अब जो है इधर 103 अमेंडमेंट एक्ट के से इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे रिजर्वेशन पे दिया गया 10%। तो ये एक बेसिक आपको हिस्टोरिकल फैक्ट है। ठीक है, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है रिजर्वेशन का। इसमें इस चीज में दो केस जो है, जजमेंट जो होता है वो बहुत फेमस आ जाता है केसेस। पहला एक आ जाता है इंदिरा सोनी जजमेंट, और दूसरा आता है एम नागराज जजमेंट। कोई बता सकते हैं इंदिरा सोनी जजमेंट का ये क्या था पॉइंट, सैलिएंट पॉइंट्स क्या था? दीपक? Reservation should not be exceed up to 50%. बिल्कुल, वैसे इंदिरा सोनी जजमेंट में 50% है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, कोई और बता सकते हैं? अंकित? कोई भी बोलिए, अगर किसी को मालूम है इंदिरा सोनी जजमेंट में और क्या क्या पॉइंट्स थे। जी सागर बोलिए। लेवल ऑफ क्रीमी लेयर। बिल्कुल, एक टर्म क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस किया गया था। और कास्ट शुड बी यूज्ड एज अ टूल टू प्रोवाइड द रिजर्वेशन। हाँ बिल्कुल, ये तो वैसे मंडल कमीशन ही था, और कास्ट को यूज पहले भी किया जाता था। ओबीसी के मंडल कमीशन के रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया और डिक्लेयर किया गया इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। इंदिरा सोनी जजमेंट में तीन चीज मेन हुआ था। एक क्रीमी लेयर तो इंट्रोड्यूस किया गया था, आपने बताया ही। दूसरा किया गया कि ये 50% कैप होगा रिजर्वेशन में। ठीक है, और तीसरा किया गया कि ये रिजर्वेशन जो होता है इट शुड बी गिवन ओनली एट एंट्री लेवल। चाहे आपको सर्विस में जॉब हो जाती है उसके लिए रिजर्वेशन हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं हो। तो प्रमोशन में रिजर्वेशन पहले से मिलता था आपको, SC ST को मिलता है था। ठीक है, लेकिन इंदिरा सोनी जजमेंट आने के बाद वो प्रमोशन में रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तब इसके बाद आपको फिर एक 77th अमेंडमेंट एक्ट आया गया, फिर से रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC ST को लाने के लिए। ठीक है, ये था इंदिरा सोनी जजमेंट। फिर दूसरा एम नागराज जजमेंट आता है। एम नागराज जजमेंट में क्या खास फीचर, क्या क्या थे सैलिएंट पॉइंट्स, कोई बताइए?
चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं। इसमें भी आपको 50% रिजर्वेशन का कैप है, और वो रिजर्वेशन का कैप है। उसके साथ में एक दो पॉइंट और थे, जैसे रिजर्वेशन प्रमोशन को मेरे ख्याल से इसी में ये भी कर दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि 77th अमेंडमेंट एक्ट हो चुका था। और उसके बाद में एम नागराज जजमेंट में ये 2 पॉइंट थे। हाँ, यही 2 पॉइंट है, ठीक है, सेलिएंट। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं फास्ट फॉरवर्ड टू 2019, जब आपको 103rd अमेंडमेंट एक्ट आता है। उसमें 103rd अमेंडमेंट एक्ट में वो 10% रिजर्वेशन दिया गया, एंड इट ब्रीच्ड दैट 50% लिमिट, ठीक है। तो 50% का लिमिट ब्रीच कर दिया गया, और एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन दिया गया इसमें। तो रिजर्वेशन में आपको पता ही है कि इसमें 2 आर्टिकल आते हैं, एक आर्टिकल 15 आता है, एक आर्टिकल 16 आता है। आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए है, लेकिन इसमें कुछ जो आपको क्लॉज आते हैं, जिसमें क्लॉज 1, 2, 3, 4, ये जो कहता है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन सेक्शन, जिसमें आपको क्या क्या सेक्शन हो सकता है, विमेन हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है, वीकर सेक्शन हो सकता है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन हो सकता है, और लास्ट में जोड़ा गया ये कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो सकता है, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन हो सकता है। ये सारा जो है नया जोड़ा गया आपको 15 और 16 में, ठीक है, रिजर्वेशन से। तो आगे देखते हैं आपको नीड ऑफ रिजर्वेशन। यहाँ पे रिजर्वेशन का क्या क्या नीड है, जरूरत क्यों है रिजर्वेशन की, बताएंगे कोई? To provide the backbone for deprived classes. बैकबोन फॉर Deprived classes. Deprived or depressed class. सर इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, इंक्लूसिव ग्रोथ। और कुछ? सर फॉर लेवल प्लेइंग फील्ड। बिल्कुल, ये भी है, लेवल प्लेइंग फील्ड। सर टू मेक egalitarian society. इगैलिटेरियन सोसाइटी। और कुछ बोलिए? Yes sir, to provide equity. इक्विटी, हाँ, सोशल जस्टिस, ठीक है। और कुछ? ठीक है। इसके बाद बाकी चीज और भी यहाँ पे, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, टू एंड डिस्क्रिमिनेशन। आपको मीन डिस्क्रिमिनेशन इसलिए होता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड सेक्शन अगर है, एक डिफरेंस अगर एग्जिस्ट करता है तो ऑटोमेटिकली डिस्क्रिमिनेशन होगा। बट इफ यू गिव स्पेशल राइट्स टू बैकवर्ड सेक्शन, तो वो डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा कम हो जाता है। फिर कुछ जो आपको इनह्यूमन प्रैक्टिस है, जैसे अनटचेबिलिटी हो गया, मैनुअल स्कैवेंजिंग हुआ, दैट आर कास्ट बेस्ड, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कास्ट बेस्ड है ये सारे, तो इसीलिए रिजर्वेशन भी कास्ट बेस्ड होता है। हाँ, एक चीज आ जाता है हमेशा कि व्हाई शुड रिजर्वेशन बी कास्ट बेस्ड, या इकोनॉमी के बेसिस पे ही रिजर्वेशन क्यों नहीं होना चाहिए, कास्ट के बेसिस पर ही क्यों दिया जाता है रिजर्वेशन? ठीक है, अभी स्पेशल प्रोविजन लाया गया 10% इकोनॉमी के, ये इकोनॉमी के स्टेटस के बेसिस पे, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट या पहले भी जो ये था कि कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन, इकोनॉमी वाज नॉट टेकन एज अ बेसिस फॉर रिजर्वेशन। तो ऐसा क्या खास बात है कि आप इकोनॉमी के बेसिस पर ही, कास्ट के बेसिस पर ही रिजर्वेशन देते थे? कोई बताएंगे? Because sir, certain castes and societies face the injustice and inequality in the past, so that बिल्कुल, to हिस्टोरिकल bring इनजस्टिस जिसको टर्म बोलते हैं। to bring them in the mainstream, so that it will be beneficial for them to provide reservation on the basis of caste. ओके, बिल्कुल, आपको हिस्टोरिकल इनजस्टिस को कवर करने के लिए ही दिया जाता था। और जबकि जैसे कि आपको कुछ जो ऑलरेडी है, आपको अपर कास्ट है, दे हैव नेवर फेस दैट दोज इनजस्टिस, ठीक है। पहले भी आप एक चीज अभी भी नोटिस करेंगे, इफ अ पर्सन इज जब बहुत ही ये एक पर्सन, अ दलित पर्सन, बिलोंगिंग टू दलित कम्युनिटी इज वेरी हाईली क्वालिफाइड, और वेल बहुत अमीर भी है, बट एक
जो अपर कास्ट आदमी है वो अपनी बेटी का शादी उससे नहीं करना चाहेगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इसी ये जो डिस्क्रिमिनेशन आज भी एग्जिस्ट करता है और यही जस्टिफाई करता है आपको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को, ठीक है। और एक टर्म और एक चीज और आता है आपको, जैसे पॉलिटिकल बॉडीज में रिजर्वेशन जो दिया जाता है वो इसलिए कि रिप्रेजेंटेशन कम है, विमेन को इसलिए दिया गया कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है था आपको पॉलिटिकल इसमें पंचायत वगैरह में। और SC ST का रिजर्वेशन नहीं होता तो रिप्रेजेंटेशन आ भी नहीं पाता, क्योंकि पंचायत तो पहले भी हमारे पास हमारे यहाँ हुआ करते थे, बट दैट वाज ऑलवेज डोमिनेटेड बाय अपर सेक्शन अपर कास्ट इन इंडिया इन विलेजेस, ठीक है। कास्ट का इंपॉर्टेंस विलेजेस में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारे चीज आपको रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया। तो बाकी देखते हैं, आप रिजर्वेशन में देखते हैं तो आपको रिजर्वेशन का कुछ इम्पैक्ट्स भी दिखने लगता है कि क्या क्या इम्पैक्ट्स हुआ, इससे क्या क्या बेनिफिट हुए या क्या क्या लॉस हुए, बताइए। तो कुछ कोई बताइए बेनिफिट्स क्या क्या हुए रिजर्वेशन से। दिव्यांशु। यस सर। हाँ, रिजर्वेशन के कुछ बेनिफिट्स बताइए, क्या क्या अभी तक हुए हैं जो इम्पैक्ट्स अगर सवाल आता है तो। सर बैकवर्ड क्लास को सर अपॉर्चुनिटीज मिली है सर, जॉब्स में, एजुकेशन में सर। बिल्कुल, SC ST जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उसको अपॉर्चुनिटी मिली है। इसमें डेटा दिया हुआ है कि पहले जो है 14% था, अब वो 14.3% क्लास बी सर्विसेज में, सॉरी 14% क्लास सी 1984 में था, 14 और ये बढ़ गया है। सिंपल याद रखिए कि उसका सर्विसेज में बढ़ा है। फिर दूसरा लिटरेसी वगैरह सब वो भी इम्प्रूव हुआ है कि अगर आपको जॉब मिलती है अच्छे से मिल जाती है तो वो दैट इज अ मोटिवेशन टू फॉर यू टू स्टडी, हायर स्टडीज में जाने का, पढ़ने का एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। और आप ऑलरेडी जी लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हुआ है। और political representation such as our president Ramnath Kovind, he himself belongs to the Dalit. बिल्कुल, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और इससे भी ज्यादा एक कॉन्फिडेंस भी होता है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ये भी इम्प्रूव होता है। और कुछ Holistic development of society. होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि ये बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी वो उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो इक्विटेबल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और कुछ ज्योति। जी नहीं, मोहित कोई बताइए और कुछ बेनिफिट है। सर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो सर बैलेंस रखने के लिए सर, मतलब किसी चीज में सर, मतलब बैलेंस रखने के लिए सर। ये सर ठीक है, रखने के लिए। चलिए ये इसका पर्पस बता रहे हैं हम लोग, इम्पैक्ट पे बात कर रहे हैं, इससे क्या क्या फायदा हुआ है। चलिए एक चीज और है, इसी इम्पैक्ट में एक चीज और देते हैं, अगर बेनिफिट हुआ है तो कुछ नेगेटिविटी भी होगी, ठीक है। रिजर्वेशन से क्या क्या नुकसान हुआ है सोसाइटी को, ये बताइए। सर जनरल वाले खुद ही रिजर्वेशन में आ गए हैं। हाँ आ गए हैं, चलिए अलग बात है, आ गए हैं, बट इसमें आपको पुअर्स अमंग अपर कास्ट, ठीक है। तो पुअर्स अमंग अपर कास्ट दे हैव बीन द वर्स्ट सफरर्स ऑफ पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। अब सिंस इकोनॉमिक बेसिस पे भी रिजर्वेशन मिलने लगा है तो चलिए बेनिफिट वहाँ पे भी हो जाएगा, वहाँ पे उसके कारण अब नहीं होगा। अब मतलब पुअर्स अमंग जो अपर कास्ट है उनको भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है। और कुछ वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये कास्ट पॉलिटिक्स जो है ये बहुत ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस हुआ है। इनफैक्ट 1992 जब मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन का रिपोर्ट आने के बाद में आपको ओबीसी एज अ कास्ट केम टू पावर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स, ठीक है। हर स्टेट में रीजनल पार्टी आप देखिएगा, आपको दे आर इनवेरिएबली आपको ओबीसी पार्टीज, जैसे आप यूपी में आप एसपी देखते हैं यादव, आप बिहार में आरजेडी देखते हैं वो भी, फिर आपको इधर भी चले जाते हैं, आंध्रा वगैरह में चले जाते हैं, या इसमें मराठा वगैरह सब। ओबीसी पार्टी जो है ना, खास करके रीजनल पार्टी जितने भी है वो मैक्सिमम आपको ओबीसी पार्टी थे। तो ये रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा उसका पॉलिटिकल ये है
सॉरी इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स में। और कुछ नेगेटिविटी, नेगेटिव इसको वैसे नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं, क्योंकि दो स्कॉलर हैं, जैसे कि एक आपको रजनी कोठारी होती है और आपको योगेंद्र यादव है, जिसने इसको पॉजिटिव सेंस में कहा है, ठीक है, कि अब अगर लोग वोट करने के लिए जाते हैं तो ये कास्ट के बेसिस पे जाते हैं, कास्ट के कारण आपको वोट करने के लिए भी लोग जाते हैं, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि लोग पार्टिसिपेट तो करते हैं, कास्ट इसमें वोट देने जाते तो है ना, चाहे वो किसी भी रीजन से जाए, अपने कास्ट वाले, अपने रिलीजन वाले को जिताने के लिए जाए, लेकिन जाते हैं। और बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री में आप देखिएगा कि लोग वोट करने ही नहीं जाते हैं। इनफैक्ट आप खुद अपने में देखिएगा कि गांव में जहाँ पे कास्ट कंसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वहां पे वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन शहर में जहाँ पे कास्ट कंसिस्टेंस कम है, तो वहां पे देखिएगा कि वोटिंग परसेंटेज भी कम है, हो जाता है। शहर के लोग ही कम वोट करते हैं, गांव के लोग ज्यादा वोट करते हैं, जबकि शहर के लोग पढ़े लिखे भी हैं, वेल ऑफ भी हैं, तब भी। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये दिखता है कि कास्ट से आपको बेनिफिट भी हुआ है पॉलिटिक्स को, कि लोग डेमोक्रेटिक कॉन्शसनेस जो है लोगों में वो जागा है, ठीक है। तो नेगेटिव भी ये है कि कास्ट के बेसिस पे डिवीजन भी हुआ होता है, और ये भी होता है, कास्ट के बेसिस पे डिवीजन भी होता है, और उसके कारण आपको वायलेंस वगैरह भी होता है बहुत सारा, ठीक है। राइट। जैसे आपको जैसे इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, एक क्वेश्चन जी, पूछा है सर इसमें, जैसे एक कास्टलेस सोसाइटी बिकम डिस्टेंट थ्रू इशू रेज्ड बाय द रिजर्वेशन। ये कास्टलेस सोसाइटी बिकम्स डिस्टेंट, हम मतलब वी आर परसुइंग के, हम चाहते हैं कि कास्टलेस सोसाइटी बन जाए, लेकिन जी जी रिजर्वेशन ही कुछ ऐसा एक हमने गले में फंदा खुद के में डाल लिया है कि हम जी, चाहकर भी कास्टलेस सोसाइटी को अचीव नहीं कर पाते, बिल्कुल मतलब इन द बिल्कुल नियर बिल्कुल फ्यूचर। तो ये बिल्कुल टॉपिक भी पूछा है, आप इसमें मतलब किस तरह से इसको बताएंगे कि बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि सबसे पहले कास्ट ये रिजर्वेशन का बेसिक पर्पस ही क्या था कि 1950s में जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था, उस टाइम में रिजर्वेशन को 10 साल के लिए आपको इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड और इट वाज थॉट दैट इन 10 इयर्स ये जो सोशल डिस्टिंक्शन है, ये गैप जो है, दैट विल बी फिल्ड अप। तब हम लोग जो आपको दलित हैं, बैकवर्ड क्लासेस सेक्शन जो सोसाइटी का, दैट विल उसका स्टेटस इंप्रूव हो जाएगा और इस लेवल पे आ जाएगा कि अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए देखिएगा रिजर्वेशन जो है आपको 10 ही साल के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, और हर 10 साल पे इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, रिजर्वेशन SC ST को जो पार्लियामेंट में होता है। लेकिन अब रिजर्वेशन क्या है, इट हैज बिकम अ परमानेंट फीचर। और क्यों बन गया है ये, अब सवाल को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। कास्टलेस सोसाइटी बिकम डिस्टेंट थ्रू इशू रेज्ड बाय रिजर्वेशन। कास्टलेस सोसाइटी बिकम्स डिस्टेंट। यस सर, मैंने आपको पर्सनल मैसेज भी किया है, यू कैन आल्सो सी दैट। अच्छा, जैसे ये दोनों टॉपिक इसमें पूछे हैं जैसे। Sir, may I add my note? यस यस Sir, earlier I said that in the negative part of the reservation, that vote bank politics. यस In 1950s or 1960s, that Dr. B.R. Ambedkar said, and it was earlierly decided that reservation will be there for only 10 to 15 years. यस After that, it will be dissolved, and there will राइट। सागर, like that. you have become mute. Okay. wait. Hello. हाँ Yes. Am I बोल audible? यस यस। So nowadays, what's happening is that particular caste or particular the major political parties are using reservation as a vote bank politics to gain their votes, and day by day the reservation is becoming a bottlenecks in making the society egalitarian. एग्जैक्टली। चलिए इसमें आप यस
Sir, I also want to add one point. Sir, as you have said that कि मतलब सर ये प्रैक्टिकल है, मैंने ऑब्जर्व किया ऐसा बिल्कुल कि जैसे बोलिए जी सर, जैसा आपने कहा था कि गांव में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है जी। मतलब अर्बन एरियाज के मुकाबले। सर तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सर क्योंकि गांव में वोटिंग परसेंट इसलिए ज्यादा होता है कि क्योंकि सबसे सर मेन वजह होती है गांव के लोग इलिटरेट होते हैं, उतने लिटरेट होते नहीं है, और जो अर्बन पॉपुलेशन होती है लिटरेट होती है। तो जब पॉलिटिशियंस गांव में आते हैं तो उनको ल्योर करते हैं, मतलब वो या तो मनी और मसल पावर मतलब दिखाते हैं वहां पे, या तो उनको कुछ ऐसे फ्री बीज दे देंगे या कुछ गिफ्ट दे देंगे, या फिर वो उससे पहले कुछ मतलब ऐसा कुछ ना कुछ दे ही देते हैं फ्री में। मतलब वो सर मतलब गांव में भंडारा जैसा होता है, हर गरीब वाला जो हर गरीब तबके का इंसान होता है वहां जाता है और वहां से चीज लेके आता है और फिर वो उनसे प्रॉमिस करवाते हैं कि हमें वोट देना। बट सर शहर के लोग हैं, मतलब उनकी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती तो उन्हें ल्योर कर नहीं पाते हैं, तो फिर उनके पास ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं होती कि वोट देना ही है। सो मुझे लगता है शायद ये भी एक कारण हो सकता है जो गांव में वाला वोट बैंक ज्यादा है। चलिए एक रीजन ये भी है, बिल्कुल बहुत सारे रीजन है, आपको मनी पावर मसल पावर भी है, तो वो ये भी है। कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री आप देखेंगे तो, ठीक है। तो इसके कारण क्योंकि इंडिया में ऐसा बोलते हैं कि पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट, समझ रहे हैं। तो इसके कारण एक एक बहुत बड़ा फैक्टर है कास्ट, जिसके कारण लोग सोशली पॉलिटिकली अवेयर होते हैं, पॉलिटिकल कंससनेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चलिए ठीक है, इसमें जी बोलिए। पर शायद सर मुझे लगता है इलिटरेसी भी सर इसका रूट कॉज है। ये कास्ट बेस्ड जो भी वोटिंग होती है, शायद अगर कोई लिटरेट होगा तो शायद वो इन सब चक्करों से मतलब नहीं पड़ेगा इन सब चक्करों में। ऐसा नहीं है कि लिटरेट लोग या एजुकेटेड लोग आपको कास्ट के ग्राउंड पे ये वोट नहीं करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाता है इम्पैक्ट, अलग बात है, लेकिन कास्ट के बेसिस पे सब लोग वोट करते हैं, क्योंकि सिर्फ आपके पढ़ लेने से आपका कास्ट नहीं चला जाता है। थोड़ा सा कास्ट आपके डिसीजन में कम फैक्टर करना शुरू करेगा, लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कि अगर ऐसा होता तो जितने भी एजुकेटेड लोग हैं सबके सब बाहर, मतलब दे वुड हैव मैरिड आउटसाइड देयर कास्ट, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। तो इसका सीधा मतलब है कि कास्ट इज स्टिल अ वेरी प्रोमिनेंट फैक्टर इन एवरी डिसीजन मेकिंग, ठीक है। चलिए इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते, पहले इस टॉपिक पे आ जाते हैं, थोड़ा सा आपका स्ट्रीमलाइन डिस्कशन हो जाएगा। तो अ कास्टलेस सोसाइटी बिकम्स डिस्टेंट थ्रू इश्यूज रेज्ड बाय रिजर्वेशन, ठीक है। तो एक रिजर्वेशन आया था, रिजर्वेशन का बेसिक पर्पस था, इसमें इस क्वेश्चन को डील करेंगे। सबसे पहले ये स्टार्ट करेंगे इसमें कि व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, इस क्वेश्चन को, ठीक है। अ कास्टलेस सोसाइटी बिकम्स डिस्टेंट थ्रू इश्यूज रेज्ड बाय रिजर्वेशन। तो अगर इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, इसलिए पूछा गया क्योंकि द बेसिक पर्पस ऑफ रिजर्वेशन वाज टू create a casteless society. However, it is now seen that after 50 years, 75 years of reservation in the country, caste has remained a prominent factor. In fact, it has consolidated itself इवन मोर, ठीक है। कास्ट एक बहुत ही प्रोमिनेंट फैक्टर, क्योंकि पहले शायद रिलीजन एक प्रोमिनेंट फैक्टर होता होगा आपको इंडिपेंडेंस के पहले, जिसके कारण आपको पार्टीशन हुआ था, लेकिन एक कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर अभी बन के आ गया। तो कास्टलेस सोसाइटी जो वो था वो है, हो ही नहीं पाया। तो ये आपने एक बार डील कर दिया, उसको इंट्रोडक्शन में यहीं से आप स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बॉडी में जाएंगे, दो चीज डील करेंगे। पहला कि how casteless society has become ये reservation has become a hurdle to a casteless society। कैसे रिजर्वेशन एक हर्डल है कास्टलेस सोसाइटी, कोई बोलिए, कुछ पॉइंट्स बोलिए इस पे। दीपक। सर आई थिंक रिजर्वेशन इसलिए हर्डल है सर क्योंकि जो जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा होता है वो सोचते हैं कि यार थोड़ा हम पे जरा वो अन्याय टाइप का हो रहा है, मतलब भले होता नहीं है बट ये फीलिंग आती है सर कि इनका थोड़े कम नंबरों से इनका सिलेक्शन हो जा रहा है और हमारा नहीं हो रहा है, तो थोड़ा ऐसा वो हो जाता है सर। मतलब कब बताया सेंस नहीं जा ऑफ सकता इक्वलिटी नहीं है, सॉरी सर। मतलब
अरे देखिए, आप अपने इमोशंस को नहीं, पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस कीजिए, बेटर होगा। इसमें क्या है कि मैंने पूछा थी कि हाउ रिजर्वेशन इज पोजिंग डेंजर, और हाउ रिजर्वेशन इज बिकम अ हर्डल टू अ कास्टलेस सोसाइटी, कि रिजर्वेशन के कारण कास्टलेस सोसाइटी क्यों नहीं हो पा रहा है। तो पहला आपका जो है वो ये है, होना है कि वो कंससनेस है। सबसे पहले रिजर्वेशन है, कंससनेस को बढ़ा दिया, कास्ट कंससनेस को। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको देते हैं कि अगर आप शहर में रहते हैं, आप स्कूल वगैरह में पढ़ते होंगे, बहुत सारे बच्चे को जब तक वो 10th पास नहीं करता तब तक उसको अपना कास्ट पता भी नहीं होता है। ठीक है, वो पहली बार जब आपको फॉर्म फिल करने लगता है यूनिवर्सिटी का और ये आईआईटी वगैरह का, तब उसको अपना एहसास पता चलता है, अच्छा मेरा ये कास्ट है, हम ओबीसी में आते हैं, हम जनरल में आते हैं, हम एससी एसटी में आते हैं। स्कूल में जहाँ तक अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और आपको कास्ट से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आप बहुत लोगों को अपना कास्ट पता भी नहीं होता है। तो कंससनेस जो डेवलप होता है, आता है, रेज होता है, वो रिजर्वेशन के कारण पहला कंससनेस आता है किसी चाइल्ड में या किसी में। आप एजुकेशन में ही देखते हैं तो एक कंससनेस है। दूसरा क्या होता है आपको के कारण हुआ, दूसरा क्या होता है, पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल पार्टी जो कास्ट के बेसिस पे बन गई है और वो जो वोट मांगती है कास्ट के बेसिस पे, ये हो जाता है। तीसरा क्या हो सकता है आपको, पॉलिटिकल ये एफिलिएशन हो गया, पॉलिटिकल एसोसिएशन हो गया, कास्ट सोसाइटी जो कास्ट सोसाइटी, जैसे आपको राजपूत करनी सेना, ठीक है, तो ये इसका अलग अलग फंक्शन होता है, इसका अलग अलग कैंपेन होता है कि हमको ये मूवी को ये करना है, इस मूवी का के खिलाफ में प्रोटेस्ट करना है और ये करना है। तो ये सारा चीज भी कास्ट कास्ट ग्रुप जो है ये सारे एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करती है। इससे आपका क्या होता है, डेवलप होता है आपका कि आइडेंटिटी आपकी कंसोलिडेट होती है। तो ये सारा चीजें इस कंसोलिडेट होती है। और क्या क्या है, और कुछ बता सकते हैं? Yes, sir. Sir, caste is a not an absolute parameter to provide the reservation. Instead of caste, there should be a socio-economic caste census to provide the government facilities and सागर, आप बिल्कुल सही reservation. बोल रहे हैं, बट ये चलिए, ये नीचे में आपको कंक्लूजन में देना था। हम अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, हाउ कास्ट हैज बिकम अ हर्डल टू कास्टलेस सोसाइटी, हाउ रिजर्वेशन हैज बिकम अ हर्डल टू कास्टलेस सोसाइटी। ठीक है, उस पे पहले देख रहे हैं कि वो कैसे रिजर्वेशन को हर्डल प्रोवाइड के लिए एक हर्डल है। ठीक है, तो आप जब कंक्लूजन में जाएंगे ना, तो आप बोल दिएगा कास्ट के बेसिस पे नहीं, कोई और फैक्टर्स भी होने चाहिए। ठीक है, चलिए, इसमें पहले ये था हमारा, और क्या क्या, तो व्हाई रिजर्वेशन हैज बिकम अ हर्डल, रिजर्वेशन के कारण ही कास्टलेस सोसाइटी के लिए एक हर्डल क्रिएट होता है, ऐसा क्या है रीजन? तो वही कंससनेस वगैरह सब। जी आगे बोलिए। जी सर, जैसे कि आपने कंसेशनस बोला था, ये जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी मुझे लगता है रिजर्वेशन के ऊपर कंसेंसस डिसीजन हुआ होगा. And reservation it was for the 1950s era, and the present demands of the societies are different apart from that of the 1950s. So right now it is the hurdle uh, for society. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, तो अब ये आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम कि कास्ट और कास्टलेस सोसाइटी का हर्डल हम देख रहे हैं, हाउ सॉरी रिजर्वेशन इन कास्टलेस सोसाइटी, हाउ इट इज अ हर्डल। इसमें हम ये भी देखते हैं, दिस कास्ट हैज लेड टू समथिंग कॉल्ड रेस टू द बॉटम। ठीक है, पहले सब बोलते थे कि हम अपर कास्ट हैं, इसमें ये प्रूव करने में, अब सब बोल रहे हैं कि नहीं हम भाई ओबीसी हैं, ओबीसी जो कास्ट है वो बोल रहा है कि नहीं हम एससी में आना चाहिए। तो ये रेस टू द बॉटम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अब कास्ट में बैकवर्डनेस की तरफ जा रहा है कि आप देखिए पाटीलदार हुआ, जाट हुआ, ये ओबीसी के लिए रिजर्वेशन पहले अभी डिमांड करना शुरू कर दिए। तो ये सारा चीज जो, ये सारा फैक्टर अल्टीमेटली लीड्स टू एक कास्ट कंससनेस इतना ज्यादा कंसोलिडेट कर देता है और इतना ज्यादा इंक्रीज कर देता है कि आप ये एक सोसाइटी जैसे ही आप देखते हैं, वहां पे कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर उभर के आता है, आइडेंटिटी फैक्टर है,
इंडिविजुअल की आइडेंटिटी जो है उसमें कास्ट एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर बन जाता है, ठीक है, जो कि उसका सोशल पोजीशन, उसका ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और सोशल पोजीशन हर चीज को डिफाइन करने लग जाता है कास्ट के कारण। तो इसके कारण जब कास्ट ही बहुत सारी चीज को डिटरमाइन करने लगती है, एक कास्टलेस सोसाइटी कैसे बन पाएगी, ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन है। और आप अल्टीमेटली जब कंक्लूजन में जाएंगे ना, तो आपका बिल्कुल सही कहा कि ये पैरामीटर जो कास्ट का है सिर्फ वही नहीं रहना चाहिए, तो पैरामीटर्स, अदर पैरामीटर्स भी ले सकते हैं हम बैकवर्डनेस का, जिसका यूज कर सकते हैं। जैसे आप इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक पैरामीटर ले सकते हैं, या आपने जो सही कहा था सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस जो है, जिसमें दोनों चीज आपको सोशल डेप्रिवेशन और इकोनॉमिक डेप्रिवेशन दोनों की बात की जाती है। तो ये सारा नया नया पैरामीटर्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि सिर्फ कास्ट पे ही ना रहे। तो इससे क्या होगा कि हम लोग वी विल move away from caste as the most prominent factor in society to and move towards creating a casteless society। ठीक है, इसमें किसी को कुछ ऐड करना है? सर कंक्लूजन में और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन इज अ नेसेसरी हर्डल, इसको ऐसे कोट कर सकते हैं। देन इसको इलैबोरेट करते समय ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है जो कि 1950s का सॉल्यूशन था, बट द सोसाइटी गॉट इवॉल्व्ड एंड द मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन, नॉट द ओल्डर वन। ओके, चलिए बिल्कुल सही है। तो ये था। हाँ, तो हाँ, इसमें इसी में हम एक दो चीज और देख रहे हैं, पॉइंट जिसको बोल देते हैं कि अभी देखिए कि जब से गवर्नमेंट आई, इस पे भी सवाल आ सकता है प्रोबेबली आगे, कि जब से आना तो नहीं, या पूछा जा सकता है, जब से आपको बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014, दिस इज अनऑफिशियल स्टेटमेंट, तो उसमें आई है तो इट हैज बीन सीन दैट अ काइंड ऑफ अटेम्प्ट इज बीइंग मेड टू अंडरमाइन दैट रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। और क्या क्या चीज था, जैसे कि आप यही देखिए कि ईडब्ल्यूएस के इकोनॉमिक बेस क्राइटेरिया एक बेसिस बना कास्ट रिजर्वेशन का, सॉरी रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन का। तो एक ये है लैटरल एंट्री आया जिसमें कि कास्ट का ये नहीं किया गया। एक आपको यूजीसी का नोटिफिकेशन आया था जिसको लेके बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह सब भी हुआ था, जेएनयू वगैरह सब में। उसमें क्या किया गया था कि हर जगह देखिए एससी और ओबीसी बेस्ड रिजर्वेशन जो है कि वो डिपार्टमेंट लेवल पे नहीं, मान लेते कि एक यूनिवर्सिटी में 100 सीट है और उसमें 10 डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में 10-10 टीचर हैं, तो डिपार्टमेंट लेवल पे अगर रिजर्वेशन होता है तो क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट में कुछ जनरल कैंडिडेट होंगे, कुछ एससी कैंडिडेट, कुछ ओबीसी कैंडिडेट्स होंगे, इस तरह से रिजर्वेशन होगा, ठीक है। इसको कर दिया गया यूजीसी नोटिफिकेशन कर दिया कि नहीं, ये डिपार्टमेंट लेवल पे रिजर्वेशन नहीं होगा, रिजर्वेशन जो होगा यूनिवर्सिटी लेवल पे होगा। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ जो जैसे कि आपको यूनिवर्सिटी लेवल पर कुछ जो मोस्ट सॉट आफ्टर जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे मान लीजिए आप डीयू में देखेंगे इकोनॉमिक्स हुआ, कॉमर्स हुआ, या आपको पॉलिटिकल साइंस वगैरह सब हुआ, ये सारा जो बहुत ही सॉट आफ्टर आपको डिपार्टमेंट्स है दैट विल बी फिल्ड अप। उसमें आपको जो ओबीसी या एससी एसटी के कैंडिडेट्स बहुत कम आएंगे, जबकि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट जो कि मान लेते लाइब्रेरी साइंसेस का हो या इस तरह का डिपार्टमेंट जो कि उतना सॉर्ट आउटर नहीं है, उसमें इस तरह के आपको एससी एसटी कैंडिडेट्स वगैरह सब जो रिजर्व कैंडिडेट वगैरह सब फिल करना शुरू कर देंगे। ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, एक डिपार्टमेंट वाइज हायरार्की क्रिएट होगी। तो इससे क्या होता है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो है ये अंडरमाइन हो रहा है, ठीक है। इसको हम डिटेल में इसलिए समझा दिए इशू। फिर ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है कि बहुत सारा आप देखिए गवर्नमेंट का है, बहुत सारा जॉब जो है अब बहुत कम ही आ रहा है, और वो गवर्नमेंट हायर भी कर रही है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर कर रही है। अपने गवर्नमेंट ऑफिस में डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह सब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये हायर करती है और उसके बाद ये करती है, तो उसमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन वगैरह होता ही नहीं है। या प्राइवेट कंपनी वगैरह सब जहाँ पे आप यूपीएससी का ही देख रहे हैं, सीट काफी कम होता जा रहा है, तो बाकी का कहाँ जा रहा है वो सारा, बहुत सारा चीज प्राइवेटाइजेशन में चला जा रहा है। मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह सब बहुत सारे
काम जो है गवर्नमेंट का प्राइवेटाइज हो जा रहा है, और प्राइवेटाइज हो जा रहा है तो उसमें आपको फिर रिजर्वेशन होता ही नहीं है प्राइवेट में। तो ये सारा चीज के कारण, ये सारे फैक्टर्स के कारण क्या हो रहा है कि आपको कास्ट का रिजर्वेशन जो है वो थोड़ा अंडरमाइन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ सजेशन दिए गए हैं। एक दिया गया सब कैटेगराइजेशन का, SC ST, इनफैक्ट OBC में भी सब कैटेगराइजेशन की बात के लिए कही जा रही है, जिसमें एक जस्टिस रोहिणी कमेटी काफी इधर न्यूज में है। सब कैटेगराइजेशन इसमें ये होता है कि आप देखिएगा कुछ सर्टेन कास्ट जो है, जिसको आप डोमिनेंट कास्ट वगैरह भी बोल सकते हैं, ये जो सर्टेन कुछ कास्ट जो है वो सारा का सारा बेनिफिट ले जा रहे हैं। जैसे SC में आप देखिएगा तो कुछ कास्ट होंगे जो सारा बेनिफिट ले लेते हैं, जबकि वो SC में सिर्फ एक नहीं, मेरे ख्याल से 700-800 कास्ट, कितने कास्ट आते हैं शेड्यूल कास्ट में, किसी को पता है? चलिए छोड़िए, नहीं मालूम है तो बहुत सारे कास्ट आते हैं। तो उतने सारे कास्ट जो है के मेंबर्स ऑफ दोज कास्ट आर नॉट एबल टू टेक बेनिफिट, और बहुत फ्यू कास्ट ही जो है मेजॉरिटी ऑफ SC कोटा या मेजॉरिटी ऑफ OBC कोटा के सीट्स ले लेते हैं। तो मार्जिनलाइजेशन हो जाता है। OBC में भी कुछ वैसे कास्ट का जो कि बैकवर्ड कास्ट है, मतलब OBC में जो भी बैकवर्ड कास्ट है उसको वो मार्जिनलाइज हो जाते हैं। तो अगर सब कैटेगराइजेशन हो जाए सबका, कि मान लेते हैं कास्ट के बेसिस पे सबको सीट फिक्स हो जाए, तो फिर इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, या सर्टेन कास्ट बना दिया, ग्रुप बना दिया जाए, तो ये सारा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी का भी है, एक है आपको दलित कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो अगर क्योंकि सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है तो भाई, तो प्राइवेट सेक्टर में भी जो दलित हो उसको अगर प्रमोट किया जाए प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने में, एक एंटरप्रेन्योरशिप में, तो इससे बेनिफिट होगा हम लोग को पब्लिक सेक्टर में। जी बोलिए। ये मुद्रा लोन योजना के तहत एक डाटा प्रोवाइड कराया गया था कि सबसे ज्यादा लोन दलित और वुमेन को मिला है मुद्रा लोन के तहत। बिल्कुल, मुद्रा ये मुद्रा लोन और आपको स्टैंड अप इंडिया, ये सब स्कीम SC ST वुमेन के लिए ही को फोकस करके लाया गया था। ठीक है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए था, दलित कैपिटलिज्म उसके लिए था। ठीक है, ये सारा चीज है आपको। और उसके बाद वर्टिकल रिजर्वेशन, तो ये सारा ये सब चीज थे रिजर्वेशन में, हमने देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसमें कोई क्वेश्चन भी करना है? किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। चलिए, 1109 कास्ट हैं SC। हाँ, रिजर्वेशन सप्रेसेस सिविल डायनामिज्म, इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये इसमें सबसे पहले व्हाट इज सिविल डायनामिज्म, कोई बताएंगे? कोई डिफाइन कर जी, इस टर्म को कोई डिफाइन कीजिए। कुछ तो, अरे ये कीजिए जी। सिविल डायनामिज्म जो है आपको एक टर्म सप्रेस सिविल डायनामिज्म, इसका हिंदी में अनुवाद है सर, आरक्षण नागरिक गतिशीलता का दमन करता है। अच्छा, नागरिक गतिशीलता कि इसमें डायनामिज्म जो है उसका दमन करता है। ठीक है, तो गतिशीलता क्या हो सकता है आपको, सिविल डायनामिज्म क्या क्या हो सकता है आपको? सिविल प्रोग्रेस या सिविल ये सिविल प्रोग्रेस हो जाएगा आपको। तो अच्छा, इसको कल दे, इसको बाद में देखते हैं। चलिए ठीक है, इसको अभी हम भी क्लियरली नहीं समझ पा रहे इस टर्म को। राइट सर, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या यूज स्टार्ट करें? नेक्स्ट यस स्लाइड में होगा सर, पॉवर्टी हो सकता है और फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिर विमेन। विमेन कर लेते हैं। ठीक है, विमेन पे कोई सवाल है? बेटर होगा कुछ सवाल के बेसिस की तरह से हम लोग करें तो सही रहता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड होता है। ऐसे सिंपल वन वे डिलीवरी हो जाता है हर चीज का। राइट, वो एक टॉपिक था लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन।
वो एक अच्छा, चलिए ठीक है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, मेरे ख्याल से ये डिस्कस हो गया था ना। हाँ, वो लास्ट क्लास में हुआ था, तो उससे फिर अलग अभी कोई नहीं आया, विमेन पे नहीं आया उससे अलग। चलिए ठीक है, तब इसमें जो कुछ एक है सर विमेन एम्पावरमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट। विमेन है टॉपिक, एम्पावरमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट, चलिए राइट। इसी पे देख लेते हैं। ठीक है, तो विमेन एम्पावरमेंट नेशनल डेवलपमेंट है, इस दोनों का क्या रिलेशन है, कोई बता सकते हैं? सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होगा। और नेशनल सर डेवलपमेंट जी, वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इन फॉर्मल इकोनॉमी, ये एक राइट। क्या पूरा बताइए टॉपिक क्या है? विमेन सर अभी एक सिर्फ मतलब सिर्फ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे आया था, तो अच्छा उसके मुताबिक 95% ऑफ इंडियन वुमेन वर्कफोर्स वो नॉन मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में एंगेज्ड है। ओके ठीक है। सिंपल टॉपिक ये था सर, इसमें विमेन एम्पावरमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट, सिर्फ दो ठीक कीवर्ड है, लिखे हैं, वो एंड कंजंक्शन से जोड़ रखा है। हाँ बिल्कुल, विमेन एम्पावरमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये इसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। क्रिश्चियन लेगार्ड का एक कोट है हाँ। कि इफ विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ मेन इन इंडिया, तो इंडिया की जीडीपी जो है करीब 26% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका यहाँ से स्टार्ट कर, यही से स्टार्ट कर सकते हैं, इसी डेटा से आपको नेशनल डेवलपमेंट। इसमें दो चीज आ जाता है टर्म, एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म आ जाता है, विमेन एम्पावरमेंट और नेशनल डेवलपमेंट। तो व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट? कोई बताएंगे ना, व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट? इंक्लूसिवनेस। अरे नेशनल डेवलपमेंट में चलिए इंक्लूसिवनेस एक आएगा, और कुछ बता सकते हैं? जैसे ही डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट आ रहा है ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे डेवलपमेंट का। एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकता है आपको, और क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है आपको, इन सोशल डेवलपमेंट भी हो सकता है बिल्कुल। आपको हेल्थ वगैरह पे इस पे भी एजुकेशनल डेवलपमेंट हो सकता है, एजुकेशन के फैक्टर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डिफेंस हो सकता है आपको, नेशनल पावर में डिफेंस हो सकता है आपको। ठीक है, डेवलपमेंट हो, हर फील्ड में आप इस तरह से कैटेगराइज कर दीजिए, इस तरह का डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक, अब उसको रिलेट कर देंगे आप विमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, तो विमेन, व्हाट इज एम्पावरमेंट? सबसे पहले कोई बताएंगे एम्पावरमेंट क्या है? इंक्रीज इन चॉइसेस एम्पावरमेंट इज इंक्रीज इन चॉइसेस, चलिए एक चीज एंड है। और डिसीजन मेकिंग। इकोनॉमिक बिल्कुल, इंडिपेंडेंसी। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। सबसे बड़ी बात है आपको डिसीजन मेकिंग पावर। दो चीज आते हैं, एजेंसी, डिसीजन मेकिंग पावर जिसको बोलेंगे, और दूसरा क्या आएगा आपको? सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आपको डिसीजन मेकिंग पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक नहीं है, तब तक वो एम्पावरमेंट आप नहीं कह सकते खुद को। तो विमेन एम्पावरमेंट ये आएगा। तो एम्पावरमेंट वुमेन को कैसे कैसे एम्पावरमेंट मिल सकता है, आप बताइए। फाइनेंशियली। सर एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, और कुछ बोलिए। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बाय रिजर्वेशन इन लोकसभा। बिल्कुल, और सोशल एम्पावरमेंट लाइक इक्वल टू मेन। फाइनेंशियल इंक्लूजन बैंकिंग बिल्कुल, सेक्टर में। इकोनॉमिक, हाँ, सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, और कुछ? चलिए ये सारा चीज है। अब आपने ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर लिया विमेन एम्पावरमेंट को और नेशनल डेवलपमेंट को, तो अब आपको करना क्या है, दोनों को लिंक कर देना है इसको। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट को और सर्टेन फैक्टर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। तो अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें विमेन एम्पावरमेंट को लेके, तो क्या क्या हो सकता है आपको इसमें? पहला कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन से क्या क्या बेनिफिट होगा। तो आप देखिए कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और आपको एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके बाद कंजम्पशन बढ़ेगा,
तो ये सारा चीज होगा, अल्टीमेटली जाके आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उसी में आप जाते हैं, एजुकेशन जाते हैं, एजुकेशन को इसमें ऐड करते हैं, वीमेन का एजुकेशन इंक्रीज होगा तो स्किल इंक्रीज होगा, स्किल लेबर इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन का क्वालिटी प्रोडक्शन या वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन वो इंक्रीज होगा और वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेगा। फिर उसके बाद फिर इसी में आते हैं आपको सोशल एम्पावरमेंट। तो जो अगर आपको जैसे कि दलित वगैरह विमेन हो जाती है, जो SC/ST विमेन हो जाती है, वो आर नॉट एबल टू कम टू द कंट्रीब्यूट इन द लेबर फोर्स मार्केट, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती। अगर उनका एम्पावरमेंट होता है तो वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। फिर उसी में आ जाते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में फिर आप वहां से पॉइंट लेते हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का पॉइंट लेते हैं कि इकोनॉमी एम्पावरमेंट अगर वुमेन का होता है, इससे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो आपको जॉब वगैरह होता है तो आपको आपके पास में इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग आती है, तो उसके बाद आप पॉलिटिकल डिसीजंस भी ले सकते हैं कि किसको वोट देना है नहीं देना है। ठीक है, अगर आपके पास में वो नहीं है तो यू विल बी डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड, जो जिसको बोलेंगे उसी को आप वोट करके आइएगा। एजुकेशन होगा तो आपके पास में नॉलेज होगा, तो आप पॉलिटिकली अवेयर होंगे, तो आप पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे। फिर ऐसे ही सोशल एम्पावरमेंट वगैरह है तो आप ये लें। फिर उसके बाद अल्टीमेटली इसमें एजुकेशन में जाते हैं, फिर सेम यही पॉइंट आप सारे पॉइंट को उठाते हैं, आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना है कि यहाँ पे आपके पास में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है विमेन को, तो दे जनरली जो विमेन अगर के हाथ में पैसा है तो वो इन्वेस्ट करती है क्या, बच्चों के एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है, बच्चों के एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है, लिटरेसी रेट, एजुकेशन, हायर स्टैंडर्ड्स, ये सारा चीज, हायर एजुकेशन वगैरह सब, विमेन एजुकेशन वगैरह सब ये इम्प्रूव होगा, तो एजुकेशनल फैक्टर्स बढ़ेगा ये सारा। फिर आप इसमें भी डिफेंस में भी ले सकते हैं, उसमें कि इधर पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो डिफेंस वगैरह में भी विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो आपको से डिफेंस वगैरह भी स्ट्रांग होगा, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह भी, पुलिस में अगर विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो क्राइम अगेंस्ट विमेन वगैरह कम होगा और लॉ एंड ऑर्डर भी इम्प्रूव होगा, ये सारा चीज है। तो अल्टीमेटली आपको विमेन एम्पावरमेंट लीड टू आपको इन ये नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, राइट। चलिए जी, इसमें देख लेते हैं, इसमें जो टॉपिक है कुछ कुछ, सॉरी इसमें जो नोट्स में क्या क्या है आप उसको भी पढ़ सकते हैं, इसमें आप पढ़ लीजिएगा आप, बाकी ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, इसमें कुछ ठीक है, ज्यादा सिर्फ सिंपल फैक्ट्स एंड फिगर है जो हाँ आप फैक्ट्स एंड फिगर्स है ये इसके लिए। इसमें एक चीज देखिए जो दिया हुआ है कि विमेन का स्टेटस और विमेन कैसे, आपको विमेन का स्टेटस लो है ये शो करने के लिए आपको कुछ फैक्ट दिया है कि मेन का भाई लिटरेसी 82% है, तो हमारा 65% ही विमेन का है। सेक्स रेशियो देखिए 1000 मेल पे 940 विमेन ही है। चाइल्ड सेक्स रेशियो और भी कम है, मतलब विमेन का परसेंटेज और गिरता जा रहा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है 21% ही है अप्रॉक्स विमेन का। ठीक है, मेन का कितना है करीब, मेन का इंडिया में कितना है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, चलिए याद नहीं है किसी को, लेकिन काफी विमेन से तो बेटर ही है। सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह सब भी वर्क प्लेस पे होता है, मेल उतना ज़्यादा आपको ये मेल का सेक्सुअल हरासमेंट वैसे तो होता है बट नेग्लिजिबल है या बहुत कम ही रिपोर्ट होता है। और ये सारा इस सब चीज़ से आप देखते हैं कि विमेन का स्टेटस जो इंडिया में काफ़ी लो है। ठीक है, कुछ कुछ इंटरवेंशंस आपको दिया हुआ है, जैसे ये पॉस है आपको, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट, जिसको आप विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट ये आया था आपको, जिसमें 26 वीक का पेड लीव मिलता है। फिर आपको आता है मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज एक्ट, ये आया था आपको, ट्रिपल तलाक वाला जो है उसके लिए उसको बैन किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये तो बहुत पहले से आपको डोमेस्टिक वायलेंस के लिए है। फिर कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये सीडॉ है। ठीक है, ये सारा चीज है आपको विमेन का, विमेन को लेके, विमेन से। Sir, I have a question. यस,
सर एज फार एज आई नो हम सब मतलब वुमेन के पार्टिसिपेशन के पॉजिटिव में बहुत कुछ लिख सकते हैं, बट अगर किसी क्वेश्चन में हमें नेगेटिव डिग्री दिखाना होगा वुमेन पार्टिसिपेशन का, तो वहाँ कैसे मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या कौन से आई मीन टर्मिनोलॉजीज कौन सी यूज कर सकते हैं? देखिए, बेटर होगा कि वहां पे आप नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं और आपको लिखना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये मान लेते हैं क्रिटिकल एनालिसिस आ जाता है इस चीज को, तो आप डायरेक्टली उसके अगेंस्ट में लिख दीजिए, जो क्वेश्चन है उसके अगेंस्ट भी लिख दीजिए, लेकिन आपका जो स्टैंड होना चाहिए दैट शुड नॉट बी कि विमेन का पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में, पॉलिटी में, ये सब चीज में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंड है आपका, क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं होगा कि आप सोच सकते हैं कुछ ये यहाँ पे कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव सोच सकते हैं। सर्टेन थिंग्स आर कैटेगोरिकली इम्पेरेटिव है, मतलब कि आपको एक तरह से क्लियर है, ये स्टैंड आपका फिक्स है कि विमेन का पार्टिसिपेशन इम्प्रूव करना है, उसके नेगेटिव में आपको नहीं लिखना है। जैसे आपको कास्ट, आपको ये डिप्रेस सेक्शन वगैरह है, उसके अगेंस्ट में नहीं लिखना है। अल्टीमेटली आपका टोन जो है पॉजिटिव ही आना चाहिए कि उसके वेलफेयर के लिए ही बातें हो, ठीक है। तो ये सब क्लियर होना चाहिए कि आपको विमेन का, मान लेते हैं आप इसमें एग्जाम क्या कहना चाहते हैं कि विमेन का अगर पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम्स होगी, तो ठीक है। जैसे कि आप ये खास करके डिफेंस में आप विमेन का पार्टिसिपेशन होता है, कुछ बायोलॉजिकल इश्यूज हैं, जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि आप फ्रंट लाइन में मेंस्ट्रुएशन के टाइम में या प्रेगनेंसी के टाइम में फ्रंट लाइन में इशू होगा आपको। फिर ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है कि विमेन फ्रंट लाइन में जाती है, उसका टॉर्चर वगैरह ये सब होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये सारा इसलिए फ्रंट लाइन में उतारने में प्रॉब्लम है। हाँ चलिए, ये सारा चीज़ आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, बट अल्टीमेटली आपको आना है उसी जगह पे कि यही बोलना है कि चाहे डिस्पाइट कुछ भी हो ये सारा चीज़, लेकिन काउंटर करके आपको यही बोलना है कि विमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? जी सर। जी, और एक कंसर्न ऐसा था कि सर आपने जो बताया ये सब मतलब पब्लिक सेक्टर में ठीक है सर, अंडर आर्टिकल 38 और एज फार एज द प्रोविजंस ऑफ द डीपीएसपी वुमेन पार्टिसिपेशन वो तो ठीक है, बट व्हेन वी लुक इट इनटू द प्राइवेट सेक्टर, अभी वो कोई किसी प्राइवेट फर्म में एक लेडी जॉब करती है तो वो मैटरनिटी लीव या पेड मैटरनिटी लीव देने से मना कर देगा सर, तो इस कंटेक्स्ट में हमें कोई कंक्लूजन देना या कोई स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट देना है तो क्या कैसे लिख सकते हैं? हाँ, इसमें जैसे कि देखिए, तो क्योंकि एक चीज है, एक सर्वे भी शायद था किसी का, उसमें ये कहा गया कि बिकॉज ऑफ ये जो 12 to 26 वीक्स जो बढ़ा के पेड मैटरनिटी लीव कर दिया गया है, इसको लेके जो होता है ना, विमेन some small firms जो है, जनरली स्मॉल फर्म्स आर refrain फ्रॉम हायरिंग विमेन इन रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। जस्ट अभी भी शादी हुई है जिस की या शादी होने वाली है, उसको हायर नहीं करना चाहते, तो अवॉइड करते हैं, तो उसको डर है कि जैसे ही हो जाएगा, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी अगर, तो हमसे छुट्टी मांग लेगी 26 वीक का जो हमको देना पड़ेगा, तो इसके कारण वो नहीं करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर ये जॉब जो ज्वाइन कर लिए प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसको भी ये है कि आपको वो प्रेशराइज करके उसको रिजाइन करवा देती है, कंपनी रिजाइन करवा देती है ताकि बेनिफिट नहीं देना पड़े उसको, ये सारा काम करती है। और हाँ, इससे ये सारा प्रॉब्लम्स आपको क्या देख रहे हैं कि ये जो बेनिफिट के लिए, जैसे मैटरनिटी एक्ट आया, वीमेन के बेनिफिट के लिए आया, फिर लेकिन इसका मिसयूज, इसके कारण आपको विमेन का ही लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है फॉर्मल सेक्टर में कम हो रहा है, ठीक है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, विमेन के इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए आया, बट इट इज लीडिंग टू सर्टेन फॉल्स केसेस, ठीक है। ये सारा आ रहा है, तो दीज आर जस्ट एक्सेप्शंस, दीज आर नॉट द रूल, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेजोरिटी है उसको बेनिफिट होगा, होता है। समझ रहे हैं ना? ओके सर, यस सर। ठीक।
चलिए आगे चलते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन में चलते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, सबसे पहले व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? कोई डिफाइन कीजिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को। नीचे विकास, एक मिनट अंकित जी बोलिए। अंकित बोलिए, आप ही बोलिए। सर पॉपुलेशन को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ने के प्रोसेस को फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलेंगे। चलिए वो भी ठीक है, पॉपुलेशन को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ने के लिए, वैसे तो नॉट उतना भी एग्जैक्ट नहीं है। जी बोलिए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये चलिए ये वैसे तो अलग आपने कुछ कर दिया। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होगा आपको? जैसे आपको ये एग्जांपल देते हैं, दिस इज नॉट फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकते। जैसे पेरेंट पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, बट यू कि आप पैसा लेते हैं माँ बाप से लेते हैं, लेकिन आपके पास में बैंक अकाउंट है, आपके पास में ये मोबाइल क्रेडिट कार्ड वगैरह सब है, मोबाइल से वगैरह सब है, ये सारा सब आप मेंटेन करते हैं। तो दो यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बट यू आर स्टिल फाइनेंशियली इंक्लूडेड। समझ रहे हैं ना? तो दोनों में सर, डिफरेंस है जी। providing financial facilities to the apex level of the societies, to the grassroots level of the society, बिल्कुल this बिल्कुल is बिल्कुल known as financial inclusion। जी, फॉर्मल फाइनेंशियल चैनल, जैसे फॉर्मल बैंकिंग चैनल के में इंक्लूड करने के प्रोसेस को फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। कि जो पॉपुलेशन है फॉर्मल बैंकिंग चैनल से इंक्लूड में ऐड हो जाती है, तो उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के 3-4 चीज होंगे, आपको 3-4 पिलर्स होंगे, 3-4 ये होंगे, सॉरी स्टेप्स होंगे। तो पहला क्या क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या क्या इंक्लूड होगा? पहला इंक्लूड होगा कि बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में दो चीज होता है, एक सेविंग्स। आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन विल प्रोवाइड यू एवेन्यूज फॉर सेविंग्स। पहला सेविंग्स के साथ में इंश्योरेंस होगा, ट्रांजेक्शन्स होगा। 3 लेवल पे हो सकता है। एक ट्रांजेक्शन्स आपका होगा, प्रोवाइड करेगा कि आप जैसे कि कार्ड के थ्रू, चेक के थ्रू, आप यूपीआई के थ्रू, भीम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, तो ये एक ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करेगा। दूसरा सेविंग्स प्रोवाइड करेगा, सेविंग्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये सारा प्रोवाइड करेगा। और तीसरा जो है आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये 3 चीज प्रोवाइड करता है आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो सबसे पहले, और इस सब चीज का बेस क्या होता है कि बैंक अकाउंट आपके पास में है। अगर बैंक अकाउंट आपके पास में है तो आपके पास में एटीएम कार्ड मिलेगा, जिससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। चेकबुक मिलेगा, आप उसे ये ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। यूपीआई, भीम वगैरह सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी लाइन पे सर जी एक क्वेश्चन पूछा था सर यूपीएससी में कि जी फाइनेंशियल इंक्लूजन इज मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ या फिर इंक्लूसिव जी, डेवलपमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो टॉपिक है, इस डायरेक्शन में अगर हम डिस्कस कर सकेंगे। हाँ बिल्कुल, तो इस डायरेक्शन में आप यहीं से इसी डायरेक्शन, इसी तरह से ये करेंगे। इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ है ना? हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ सिंपली है ग्रोथ ऑफ ग्रोथ that is that reaches all the even the poorest section or the most marginalized section of the society। इसको इंक्लूसिव ग्रोथ बोले। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होता है कि मार्जिनलाइज सेक्शन के पास में ये 3 चीज प्रोवाइड करवाता है। आपको ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है आपको, जिससे कि आप ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। आपको बैंक में आपको ऐसे नहीं तो कैश वगैरह सब हैंडल करना पड़ता है, लेके घूमना पड़ता है। ठीक है, तो वो सारा आपको प्रोवाइड करता है। दूसरा, आपको अगर आपके पास में पैसा है तो बैंक में आप रख सकते हैं, जिससे आपको इंटरेस्ट वगैरह भी मिलेगा। और आपके पास में इंटरेस्ट मिलता है, और उसके पास में इससे फॉर्मल चैनल से आपको क्रेडिट भी मिलता है। ठीक है, क्रेडिट मिलता है मतलब लोन आप बैंक से ले सकते हैं। और अगर आप लोन ले सकते हैं तो लोन से आप क्या करते हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का से क्या होगा, आपको
फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं या जॉब्स वगैरह प्रोवाइड होता है, इन्वेस्टमेंट से सॉरी जॉब्स वगैरह क्रिएट होता है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। और गरीब आदमी मान लेते हैं इन्वेस्ट करता है तो गरीब आदमी को एम्प्लॉय करता है, तो इससे सारे गरीब आदमी जो है वो उसका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। या एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह का यूज करके आप कर रहे हैं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से आपको इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है, ठीक। उसके बाद क्या प्रोवाइड करते हैं, एक बात करते हैं हम इंश्योरेंस का। जस्ट इन केस मान लेते हैं आप डेली वेज लेबरर हैं और आपके पास में बैंक अकाउंट है, एटीएम कार्ड वगैरह यूज करते हैं, तो इसके साथ में आप देखते हैं कि एक इंश्योरेंस भी दिया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, या एटीएम कार्ड वगैरह यूज करते हैं तो उसके साथ में आपको एक लिंक है ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आपका अगर मनरेगा में आप काम करते हैं, आपका कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो आपको इंश्योरेंस है तो उससे आपको उसका आपके जो किन है डिपेंडेंट्स है उसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपका जो है कि जो पॉवर्टी में जो यू माइट हैव बिकम पुअर, या आपका जो है एटलीस्ट एक सोशल सिक्योरिटी मेंटेन होगी, ठीक है। इंश्योरेंस से सोशल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड होगी। और इसके बाद क्या होता है, आपके पास में पैसा भी आ जाता है, सफिशिएंट पैसा आ जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह सब में आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस सब के लिए क्या चाहिए आपको, बैंक अकाउंट होना चाहिए ना। तो ये सारा चीज क्या करता है, ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन किसका हो रहा है, अगर पुअर्स का हो रहा है, बॉटम ऑफ सेक्शन का हो रहा है, विमेन का हो रहा है, और ये रूरल एरिया में हो रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो ये सब अल्टीमेटली क्या करेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करेगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल। चलिए ये सब है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का सिग्निफिकेंस क्या क्या है, ये सब फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह सब है। हाँ, जैम ट्रिनिटी करीब 40 करोड़ अकाउंट वगैरह सब खुल गया है, इसमें कुछ कुछ डेटा वगैरह सब है वो देख लीजिएगा, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह सब, एटीएम वगैरह सब, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट वगैरह सब, ये सब यूपीआई वगैरह हो गया आपको डिजिटल पेमेंट के लिए, एईपीएस हुआ, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यूएसएसडी के थ्रू भी होता है, ये सारा चीज है आपको। हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन से आपको एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट। कोई बता सकते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, मनी मल्टीप्लायर, ये क्या है मल्टीप्लायर इफेक्ट? सर आई गेस इंक्रीज इन बैंकिंग सर्विसेज, और मतलब वही बिल्कुल, बैंकिंग सर्विसेज इंक्रीज होता है एक ये, तो मतलब ये आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक किसी को लोन देती है किसी को, तो वो इन्वेस्टमेंट होता है तो उससे प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट होता है तो उसको लोगों को क्या मिलता है, सैलरी वगैरह मिलता है तो वो फिर डालता है बैंक में, ठीक है, और उससे फिर किसी को लोन वगैरह मिलता है, तो ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करता है। ये हो गया मनी मल्टीप्लायर हो गया आपको। दूसरा है कि आपका इसी का आपको अगर आपके पास में बैंक अकाउंट है, कमाई वगैरह हो रही है, तो अल्टीमेटली आपका भी अलग अलग फैक्टर्स में, जैसे एजुकेशन स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह से ये सब भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप अच्छा खाना पीना शुरू करेंगे, हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह सब यूज करना शुरू करेंगे, तो ठीक है। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है आपको। और उसके बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन, एक्टिव पार्टिसिपेशन जैसे, अच्छा, इनहेंसिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन, आपको इसमें खास करके इसमें रोल जो है इसका दिया गया है आपको, पेमेंट बैंक का, ठीक है। इससे आप जो छोटे छोटे हॉकर्स वगैरह सब हैं, रिटेल वेंडर्स वगैरह सब हैं, वो सब भी पेमेंट एक्सेप्ट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग। एक चैलेंजेस क्या क्या दिया है आपको इसका, फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या क्या चैलेंज हो सकता है, कोई बोलिए। सर हमारी मतलब 1/4 ऑफ पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल इलिटरेट है। बिल्कुल, एक और डिजिटल डिवाइड, बिल्कुल। और डिजिटल लिटरेसी भी इवन लिटरेट पॉपुलेशन के बीच में भी बहुत कम है। तो ये बिल्कुल सही कहा आपको। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल, आपको जैसे आप फाइनेंशियल इंक्लूजन, आप बैंकिंग सर्विसेज यूज करते हैं तो 3-4 चीज हमेशा होनी चाहिए, या तो बैंक ब्रांच होना चाहिए आपके पास में जो कि बहुत कम हो, या बैंक एटीएम होना चाहिए, ठीक है,
ये सारा चीज हर जगह गांव में नहीं है। दूसरा, आप अगर मोबाइल से पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए मोबाइल चार्ज करने के लिए, इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल फोन होना चाहिए, ठीक है। ये सारा चीज आपके पास में होगा तभी आप यूज कर सकते हैं ये सारी सर्विसेज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक हो जाता है। डिजिटल डिवाइड आपने बोल दिया कि आपको जैसे कि गांव शहर वाले यूज कर पाते हैं, गांव वाले लोग नहीं कर पाते हैं, डिजिटल लिटरेसी की कमी है, ये है बात। ये सारा है, आपको डेफिसिट है। फिर इसमें जैसे इसमें वैसे जनधन में भी, फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी है कि आपने बैंक अकाउंट तो खोल लिया लेकिन कभी यूज ही नहीं करते हैं उसका, ठीक है। नॉन एक्टिव ब्रांच, ये नॉन एक्टिव अकाउंट्स है, तो उसका अकाउंट खोल के फायदा क्या हुआ है खुलवा के। और ये कैश डोमिनेटेड इकोनॉमी अभी भी है इसमें, इनफॉर्मल। जी, तो इन can we discuss the last question? Yes. That is the from economic growth to this well-being, a paradigm shift. मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर किया था, अच्छा, if you can, I think you have not added in this particular document. फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग। yes. चलिए, ये सिंपल ही टॉपिक है, इकोनॉमिक इसके बाद ग्रोथ टू वेलबींग। तो इसमें दो टर्म आ जाता है, कोई एक इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाता है, दूसरा वेलबींग आ जाता है। तो ये क्लासिकल क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले कोई बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ग्रोथ किसको बोलते हैं? दीपक सर जी, नीचे भी किसी को बोलने दीजिए। विकास, दीपक। सर हाँ विकास बोलिए, वो ग्रोथ किसको बोलते हैं? व्हाट इज सर ग्रोथ? ग्रोथ तो न्यूमेरिकल में हो सकता है, जैसे कि 2 4 6 ऐसे करके, और जो बिल्कुल। डेवलपमेंट जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब कि उसमें एजुकेशन भी होना चाहिए और हेल्थ भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ग्रोथ इज एन ऑब्जेक्टिव टर्म जिसका कि सिंपल मीनिंग होता है कि इंक्रीज इन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सर्टेन इंडिकेटर्स, ठीक है। नंबर बढ़ रहा है, 2 4 6 सही बताया कि जीडीपी जैसे है उस पे इंक्रीज हो रहा है आपको, या पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है आपको, या ये आप पर कैपिटा इनकम हुआ है, या कोई भी चीज इंक्रीज हो रहा है तो इसको ग्रोथ बोलेंगे। बट डेवलपमेंट जो होता है एक सब्जेक्टिव टर्म आ जाता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे कि आपको बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम इंप्रूव हो रही है लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली परचेजिंग पावर कम हो जा रही है। आप पहले जितना कम यूज कर, आपका इनकम आपकी इनकम तो इंक्रीज हो गई लेकिन फिर भी आप पहले जितना कंज्यूम करते थे उससे कम कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो आपका जैसे खाना ही मान लेते हैं, पहले जितना खाना खा पाते थे उससे कम खा पा रहे हैं डिस्पाइट कि आपकी इनकम बढ़ गई है। तो इससे क्या होगा कि आपका हेल्थ डाउन हुआ। तो आपका ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल दे देते हैं, क्लासिकल एग्जांपल आपको कुछ एग्जांपल देते हैं कि इसमें आ जाता है ग्रोथ में टर्म मान लेते हैं, जीडीपी से मेजर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। और जीडीपी से मेजर करते हैं तो जीडीपी does not truly portray the status of the economy। जीडीपी में कुछ कुछ फ्लॉज है, जैसे एक दो एग्जांपल हम देते हैं कि मान लेते हैं आपके एरिया में बहुत ज़्यादा क्राइम होता है, ठीक है। आपके एरिया में बहुत ज़्यादा क्राइम होता है तो क्या होगा कि पुलिस वगैरह सब, अगर ये पुलिस वगैरह सब क्रिमिनल को पकड़ती है तो क्या अगर जेल में डालती है, ठीक है। जेल में डालती है तो जेल अगर फुल हो जाता है जेल नया बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू जेल होगा। न्यू जेल का कंस्ट्रक्शन होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो जीडीपी को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि क्राइम होने से हुआ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हेल्थ का। बीमारी ज्यादा बढ़ रही है तो हेल्थ सर्विसेज की ज्यादा जरूरत है, हॉस्पिटल वगैरह की ज्यादा जरूरत है, हॉस्पिटल वगैरह बन रही है बहुत ज्यादा। जैसे कोविड के टाइम में हेल्थ सर्विसेज बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, हॉस्पिटल्स वगैरह नए बनने लगे, हेल्थ पे बहुत खर्चा हुआ। लेकिन क्या इससे लोगों का बेनिफिट हुआ? लोगों का तो अल्टीमेट और एक्चुअली लॉस ही हो रहा था वहां पे, क्योंकि लोग बीमार पड़ रहे थे।
यहाँ पे हेल्थ जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन लोगों का हेल्थ में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो जीडीपी जो होता है, ये जो डज नॉट शो द एक्चुअल नंबर, तो ग्रोथ डज नॉट रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स। यही चीज आता है, इसमें टर्म आ जाता है वेलबींग। तो ग्रोथ कैसे कैसे, यहाँ पे देखिए ग्रोथ के को मेजर करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स दिए गए, जीडीपी, जीबीए, पीसीए, पर कैपिटा इनकम हुआ, करेंसी वैल्यूएशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इस सब आप मेजर तो कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, लेकिन डेवलपमेंट या वेलबींग को नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंट के लिए कुछ कुछ फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स हो जाएंगे मेजर करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक वेल्थ ही हो गया, आपको प्रॉस्पेरिटी हो गया, ठीक है, ये सारा वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी वगैरह सब एक कुछ फैक्टर है। बेटर लाइफ हो गया, इसमें एक इधर आपको इसमें इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट लेके आई थी बीएनआई करके, बेसिक नेसेसिटी इंडेक्स वगैरह लेके आई थी, ठीक है, कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज कितनी पूरी हो रही है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है अपना अटेंशन किसके तरफ, ग्रोथ से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। और भी कुछ कुछ जैसे कि आप हैप्पीनेस इंडेक्स जो भूटान वगैरह सब यूज करता है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो UNDP का है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वगैरह सब, लिवेबिलिटी इंडेक्स वगैरह सिटी में होता है। तो ये सारा चीज जो है वेलबींग को डिफाइन करता है। तो अभी जो है इसको सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट हम लोग करेंगे, तो यहाँ से भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का फोकस और वर्ल्ड ओवरऑल जो इसमें वर्ल्ड लीडर्स का फोकस जो है ग्रोथ से अब डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट की तरफ मूव कैसे कर रहा है, तो आप देखिए कि गवर्नमेंट का अप्रोच जो है कुछ कुछ चीज में, जैसे यही बेसिक नेसेसिटी इंडेक्स हो वगैरह, सॉरी ग्रोथ के जगह आप वेलबींग की तरफ मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, तो जैसे गवर्नमेंट का अप्रोच में आप देखेंगे तो बेसिक नेसेसिटी इंडेक्स हुआ, स्वच्छ भारत मिशन वगैरह हुआ। स्वच्छ भारत मिशन से जीडीपी का तो कुछ खास फायदा नहीं होता है, लेकिन लोगों का जो इन्वायरमेंट है आसपास का वो सही होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर साफ सुथरा जगह आपका गांव है तो आपको बीमारियां कम होगी। अगर बीमारियां कम होगी तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होगी, बीमार पड़े कम पड़ेंगे तो आप खुश रहेंगे, तो आपका अल्टीमेटली वेलबींग सही होगा। जैसे योगा वगैरह सब हुआ, इसका प्रमोशन जो होता है वो हो रहा है। तो फिजिकल फिट इंडिया मूवमेंट वगैरह सब हुआ, या तो पोषण अभियान वगैरह हुआ। इस सब का जो आप देखेंगे तो कोर फिलॉसफी जो है वो वेलबींग की तरफ फोकस ये करता है, ठीक है, रादर देन ग्रोथ। इनफैक्ट गवर्नमेंट का एक और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी देखेंगे आप, उसमें भी आप नोटिस करेंगे तो आप वोकेशनल लर्निंग वगैरह की बात की जा रही है। तो इसमें ये नहीं है कि आप क्लास इतना 1 क्लास 2 क्लास 3 5 क्लास के या कितना आप पढ़ें, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप कितने काम करने लायक है मार्केट में आपको। तो वे वेलबींग की तरफ फोकस मूव कर रहा है, ठीक। तो आप उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो वही ग्रोथ का आपको 2 टर्म फिर आ जाएगा। मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट का फोकस या इस तरफ से हो रहा है, तो आप फिर इसमें 2 टर्म पे आ जाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ ये चीज था। इससे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स हम पहले ही बता चुके हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। जैसे कि आप सिर्फ ग्रोथ का या जीडीपी वगैरह सब की बात करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम है, तब शिफ्ट करते हैं कि वेलबींग पे आते हैं। तो वेलबींग में क्या क्या ये क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे इसमें प्रॉब्लम में कुछ और यहाँ पे भी दिया गया है, एक इनइक्वालिटी की बात की गई है, ठीक है। आपको इनइक्वालिटी में रीजनल इनइक्वालिटी की बात है और आपको इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की भी बात है, तो ये सारा प्रॉब्लम है। तब आप आएंगे कि वेलबींग की तरफ आएंगे, ठीक है। तो वेलबींग में आप इसमें देखिए पैराडाइम शिफ्ट, जैसे वेलबींग में हम देख चुके हैं गवर्नमेंट का जो स्टेप्स वगैरह सब था वो सारा डालेंगे। तो अल्टीमेटली जो इससे क्या फायदा होगा कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ वगैरह सब इम्प्रूव होगा, ठीक है। इसमें कुछ और कोई ऐड कर सकते हैं? यस सर, और गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल बेसिक इनकम। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारा चीज है इसमें। देखिए वैसे वेलबींग को भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं इन सर्टेन पिलर्स। जैसे आप इन्वायरमेंटल पिलर ले लीजिए, इकोनॉमिक पिलर ले लीजिए, आप पॉलिटिकल पिलर वगैरह ले लीजिए, सोशल पिलर ले सकते हैं। ये सारा चीज को अगर हर पिलर में
और हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में अगर आपका वेलबींग इंश्योर हो रहा है तो अल्टीमेटली आप क्वालिटी ऑफ लाइफ या आपकी लाइफ वेलबींग सही हो। तो आप उसमें आप गवर्नमेंट का स्टेप्स वगैरह सब भी आप एग्जांपल में ले सकते हैं, एनवायरनमेंट को लेके, इकोनॉमी को लेके क्या क्या है, पॉलिटिक्स को लेके, ठीक है। इससे वेलबींग का सवाल ये हो जाएगा। ठीक है, और कोई इसमें डाउट? या कोई और क्वेश्चन है? एनीबॉडी? किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा सर से। सर मतलब सर 300 वर्ड्स में कैसे अपने आप को अच्छे से आर्टिकुलेट कर सकते हैं सर, क्योंकि कभी कभी कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कि सिविल सर्विसेज में तो हम पूरा कुछ लिख सकते हैं जो हमें आता है, बट सर इसमें एक चैलेंज हो जाता है कि 300 वर्ड्स में खुद को समेटना और हम सब चीज बता पाए। सर वो कैसे इफिशिएंटली कर सकते हैं? उस वेले पहला काम कीजिएगा, आप क्वेश्चन को आप जैसे देखते हैं ना, तो उसमें क्वेश्चन को डिवाइड कीजिए कि क्या क्या कैसे कैसे लिखना है। तो सबसे पहले जैसे आप देखते हैं इंट्रोडक्शन हुआ, बॉडी हुआ, कंक्लूजन, 3 चीज तो सब जानते हैं, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन में 50 to 60 वर्ड में आप डालिए, ठीक है। और कंक्लूजन में 50 से आपको मान लेते 300 वर्ड्स है ना, तो आप 280 to 100 वर्ड्स तक आप 100 वर्ड्स में 50-60 वर्ड इधर डालते हैं, 50-60 वर्ड इधर डालते हैं, करीब 100 वर्ड में इधर आ जाता है। बॉडी में आप डालेंगे 200 वर्ड, 200 वर्ड में ही आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। 200 वर्ड में कैसे कंप्लीट? अगर आपको क्वेश्चन जो भी दिया गया है उसको आप पॉइंट वाइज लिखिए सबसे पहले, ठीक है। आप पॉइंट वाइज लिखते जाइए और जितने भी टॉपिक हैं उसको उसमें जो भी टर्म्स यूज किया गया है उसको सबको पॉइंट वाइज अगर लिखते हैं, मतलब आपका आपका जो लैंग्वेज है, आपका जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। आप पॉइंट्स को लिखते चल जाइए। सीधी सीधी बात, अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा कंटेंट आ जाता है तो आप जैसे होता है ना, आप नोट्स बनाते हैं ना रिवाइज करने के लिए, बस वही चीज़ आप एग्जाम पे लिख दीजिए। जब आपके पास में कंटेंट कम है तभी आप वर्बेटिव में जाइए। कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो आप पॉइंट वाइज लिखते जाइए, ज़्यादा एस्पेक्ट्स को डील कर लिए तो अल्टीमेटली मार्क्स मिलेगा उस पर, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज़, आप भले ही किसी आंसर को लिखने में 30 मिनट लगा दीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन जो चेक करता है ना वो 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं देता आपका आंसर को पढ़ने के लिए। तो ये ध्यान दे के कीजिए कि आप उतना बड़ा आंसर ना लिखिए या उतना चीज मत लिख दीजिए कि उसको 30 सेकंड में वो पढ़ाना जा सके। समझ रहे हैं ना? सर बोलिए विकास। सर जैसे ये जैसे वोमेन एम्पावरमेंट में हमने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दिखाना है, तो सर जी। उसको एक्सपेंड करना भी जरूरी होता है क्या? जैसे हमने लिख दिया कि एक मतलब हमने एक वर्ड लिख दिया कि वोमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है, तो सर उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा क्या उसमें कॉपी में? देखिए, अगर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो विमेन एम्पावरमेंट या नहीं तो आप सीधा सीधा फ्लो चार्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एजुकेशन होता है, तो एजुकेशन अगर होता है तो इससे क्या होगा? स्किल होगा, स्किल होगा तो इससे क्या होगा? आपका आपको अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज होगी, अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज होगी तो क्या होगा? आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा। सर वही पूछ रहा था मैं, जैसे ये आपने ये एरो करके चार्ट बनाया है, लिख तो लिए? इसमें तो सर हाँ ये दिख रहा है, पर लेकिन सर मतलब यही चीज को हम ऐसे में लिख सकते हैं क्या ऐसे करके? हाँ, क्योंकि बस 300 ये वर्ड का सारा। ऐसे आता है। हाँ, तो आपके पास में कंटेंट अगर बहुत ज्यादा है तो अल्टीमेटली आपको यही करना पड़ेगा, करना चाहिए। ये सर ठीक समझ ठीक रहे है हैं ना? जैसे कुछ जेनरिक टॉपिक्स है, विमेन वगैरह का हुआ, रिजर्वेशन वगैरह का हुआ, कुछ जेनरिक टॉपिक उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है हाँ जी सर। उसमें। और उसमें जैसे भी क्वेश्चन वगैरह हुआ, वो 300 वर्ड का क्वेश्चन है, अगर इनफैक्ट आपको लिखने बोले तो आप 1500 वर्ड का ऐसे भी लिख सकते हैं उस पर, लेकिन उसको 300 वर्ड में कैसे कंडेंस करना है, तो वो 1500 वर्ड का जो आपके पास में ऐसे का कंटेंट है उसी को 300 वर्ड में कंडेंस करना है, तो आपको अल्टीमेटली पॉइंट्स ही लिखते जाना है।
और हम बताए ना कि आपको 30 सेकंड से ज्यादा नहीं टाइम देगा कोई भी एग्जामिनर आपका कॉपी को चेक करने में। तो आपको उसी तरह से लिखना है कि 30 सेकंड में उसको सब चीज मिल जाए, सारा सर मटेरियल। इसमें एक मिथ है कि हम जी। ऐसे में वी शुड नॉट मेक फ्लो चार्ट और ऐसे कोई रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये सभी में ऐसे में नहीं लिखना चाहिए। दैट्स अ मिथ। आपको मतलब इस पे क्या व्यूज हैं? क्या हमें देखिए अब ऐसा है कि जैसे मतलब बहुत ज्यादा आप ये सारा चीज नहीं डालिए, क्योंकि आपको जैसे एग्जांपल ये हम चीज लिख चुके हैं इसको ये समझाने के लिए आपको एक फ्लो चार्ट दे दिए, तो इसको आप वर्ड्स में लिख दीजिए ऐसे में तो सही है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको समझाना, वो कहते हैं ना अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। ठीक है, किसी चीज को समझाना आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और यू कैन बेटर रिप्रेजेंट इट एज अ फ्लो चार्ट, एज अ पिक्टो एक एज अ डायग्राम, तो बस उसको वहां पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, तो ले और रिप्रेजेंट कर दीजिए, बस यही है। इसीलिए लेकिन इतना भी ज्यादा मत कर दीजिए, जैसे कि आप एक एग्जाम आप 300 वर्ड्स के आंसर में है, आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इस चीज का, एक दो डायग्राम दे सकते हैं, ये सारा कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे में जहाँ पे जाते हैं ना, आप वर्ड्स पे ज्यादा फोकस कीजिए, डायग्राम पे कम फोकस कीजिए। कि जहाँ पे डायग्राम को वर्ड्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बेटर है वहाँ पे वर्ड्स में कर दीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें डायग्राम कर देने में हम बेटर समझा सकते हैं और आपको टाइम भी बच जा रहा है, वर्ड्स भी सेव हो, टाइम भी बच जा रहा है, ये सब सेव हो रहा है, वर्ड सेव हो रहा है, तो आप वहाँ पे डायग्राम तब दे दीजिए। ठीक है, और किसी अब जैसे क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा सर से। जैसे जैसे एक सिंपल सा हम बताते हैं, ज्योग्राफी वगैरह का मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, खास करके ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले का, कि ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है, उसमें अगर किसी चीज पे आ जाता है, मान लेते हैं कि मानसून का कैसे डायरेक्शन होता है, फ्लो कैसे है कंट्री में, और उस पे ऐसे है, मानसून पे ऐसे है, कैसे फ्लो हो रहा है, उसमें बेस्ट ये होगा कि एक मैप बना के मानसून विंड्स का फ्लो दिखा दिया जाए उस पे। ठीक है, रादर देन कि आप वर्ड्स पे एक्सप्लेन करते रहे, बढ़िया से करते रहे और वो समझना मुश्किल हो जाएगा। तो एक डायग्राम मतलब एक मैप ही आपने बना दिया एक तरह से, तो एक ऐसे भी है तो ठीक है एक बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैप 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 ही सिर्फ डालते जाना है। एक सिंपल जैसे अगर न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखते हैं तो किसी चीज को समझाने के लिए एक दो डायग्राम दे दिया जाता है ना, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि पूरा का पूरा आर्टिकल डायग्राम वगैरह सबसे, पिक्चर वगैरह सबसे ही भरा हुआ रहता है। समझ रहे ना, बस वही चीज करना है ऐसे में। राइट। और कोई डाउट? कोई और डाउट किसी को? ठीक है, तो चलिए आपका सेशन मतलब मोस्टली हमने सभी टॉपिक लगभग क्लियर इसमें डिस्कस कर लिए हैं सर ने ये। और इसके बाद भी जैसे एक टॉपिक है पॉवर्टी वाला और हेल्थ वाला, वो मैं आपकी सेपरेट क्लास ले लूँगा। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, वाइंड अप करते हैं। ओके, तो ओके, ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। थैंक यू सर फॉर द सेशन। Good night, sir. Thank you. थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। Good night, sir.